नमस्कार दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है हमारी भारतीय भूगोल की आज 6वीं क्लास है, जिसमें हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बगैर देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन, सी। ऑपरेशन फ्लड वह है जो इंडिया में डॉक्टर बर्गीज कुरियन है, वह इसके जनक थे। इसे श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य खेती की मुख्य विशेषता है? नकदी और खाद्य शस्यों को खेती, दो या दो से अधिक शस्यों की एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादनों को एक साथ करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें पहला है कि नकदी फसल और खाद्य फसलों को दोनों एक साथ उगाना, उसे मिश्रित खेती बोलेंगे। इसमें पूछा गया है कि मिश्रित खेती कौन सी है? तो नकदी और खाद्य फसलों को एक साथ उगाना यह है। दो या दो से अधिक खेती को या फसल खेती को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पशुपालन और खेती को एक साथ। कृषि और पशुपालन, शस्य का मतलब है खेती करना, खेती को एक साथ करना मिश्रित खेती है। देखिए, फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, इसमें केवल दुधारू पशु, चाहे गाय हो या भैंस हो, को ही शामिल किया जाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन साथ में किया जाता है और इन दोनों से जो आय प्राप्त होती है उसे मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सुरती या टोंडा? तो इसका आंसर है सुरती। सुरती जो भैंसों की नस्ल है वह गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ ही गुजरात में गिर नस्ल कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम 1972 में इसका नाम कर दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। उसका नाम था पहला उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसकी स्थापना या उद्घाटन किया था पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है। डेयरी किसान है, वह अपने पशुओं का जो चारा का उपभोग है वह तो कम करना चाहता है, लेकिन आपके दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। तो उसको क्या करना चाहिए? बांधकर आहार खिलाने से, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, पशुओं को मैदानों में ले जाकर चराने से, या हार्मोन सेवन द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, आहार के सांद्रण या उसकी गुणवत्ता, आहार की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करके, साथ ही इसमें पोषक तत्वों की वृद्धि करके। आहार की गुणवत्ता में वृद्धि करना और पोषक तत्वों में वृद्धि करना आहार का सांद्रण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आहार की सांद्रण में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? रबी या खरीफ? खरीफ और जायद? केवल रबी या केवल खरीफ? तो देखिए, जो शीत ऋतु में हमारे यहाँ शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, इससे उत्तर भारत में आते हैं। उत्तर भारत में इनसे बारिश होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास शीत ऋतु में इससे बारिश होती है उत्तर भारत में। तो इस टाइम उत्तर भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है, गेहूं की फसल, और यह उसके लिए उपयोगी भी होती है। तो गेहूं की फसल किसकी फसल है? रबी फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाड़ा बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? भेड़ पालन से, नामा का पालन पोषण, कुक्कुट पालन, या कपास की खेती? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें बाड़ा बनाया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है, और ऊन की कटाई। ऊन की कटाई देखिए, कुक्कुट पालन में ऊन की कटाई नहीं की जाती। ऊन की कटाई सूत की खेती के लिए आपको बाड़ा बनाने की जरूरत नहीं होगी, और एकत्रित करने की जरूरत तो सब फसलों में होती है। और भेड़ पालन में आप उनके लिए बाड़ा बनाते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और उनकी कटाई भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भेड़ पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की। ए और बी दोनों सही है, या ऊपर में से कोई नहीं। देखिए, तिलहन फसलें कौन कौन सी फसलें होती हैं? यह होती हैं आपकी सारी जो तेल जिनसे निकाला जाता है। इसमें मूंगफली आ जाएगी, आपकी मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, तिल के साथ सोयाबीन, अरंडी और अलसी और अलसी के साथ ही सूरजमुखी। यह सारी आपकी तिलहन फसलें हैं। यह जो तिलहन फसलें हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी इनका उपयोग हो जाता है, जो भोजन बनाने के काम आते हैं। भोजन बनाने में खाद्य पदार्थ के रूप में या खाद्य तेल के रूप में उपयोग होता है। और प्रसाधन उद्योग में भी इन फसलों का उपयोग होता है, क्योंकि इनसे साबुन के साथ साथ प्रसाधन का मतलब यहाँ श्रृंगार के साधन, श्रृंगार के साधन के जो उत्पाद हैं, श्रृंगार के साधन के उत्पाद यह भी बनाए जाते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की। यह बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में जो खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल, जैसे अरंडी खरीफ और रबी। अरंडी जो है वो खरीफ और रबी यह दोनों की फसल है, लेकिन तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि खाद्यान्नों का संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता का अंश कितना होना चाहिए?
तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत जो मानक हैं वह मानता है कि 14% तक ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तो यह उसके संग्रह के लिए या उसको डिपॉजिट करने के लिए आवश्यक होती है और सुरक्षित माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? मलाया, ब्राजील, वेनेजुएला या इंडोनेशिया? तो भारत में रबड़ का पौधा ब्राजील से लाया गया था, और जो रबड़ का पौधा है वह है सबसे पहले अमेजन बेसिन ब्राजील में पाया गया था। रबड़ का पौधा का जो साइंटिफिक नेम है वह है हेविया ब्राजीलियंसिस, जो इस पेड़ के दूध जो निकलता है पेड़ में उसको जमा कर बनाई जाती है। 1876 में जो ब्राजील है वहां से रबड़ का पौधा भारत में लाया गया था, भारत में 1876 में, और 1875 में भारत में लाया गया था, और 1895 में दक्षिण केरल के पहाड़ी ढलानों पर, दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढलानों पे से बोया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगने जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका और कैंटस? तो इसका आंसर है, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कॉफी है वह है अरेबिका। तो इसका आंसर हो जाएगा C, अरेबिका। देखिए भारत में 2 ही प्रकार की कॉफी उगाई जाती है, एक उगाई जाती है अरेबिका और दूसरी उगाई जाती है रोबस्टा। यह 2 टाइप की कॉफी इंडिया में उगाई जाती है। जो अरेबिका है यह मूल रूप से इथोपिया का पौधा है, इथोपिया देश का पौधा है अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मोटे नहीं, यहाँ है मोटे अनाज हैं। A और B दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका आंसर है C, A और B दोनों सही हैं, क्योंकि मोटे अनाजों में पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पाए जाते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे A और B दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? चावल, गेहूं, गन्ना या कपास? तो इसका आंसर है गेहूं एक रबी की फसल है और बाकी सब खरीफ की फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में, भुसावल में, सहारनपुर में या पुणे में? तो इसका आंसर है A, तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा? तो जो आपका उड़ीसा है वहाँ पे किसी भी टाइप की इलायची का उत्पादन नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा D। जबकि केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, इन तीनों जगहों पर इलायची का उत्पादन होता है। देखिए इंडिया में 2 तरह की इलायची होती है। एक होती है छोटी इलायची जो सुगंधित होती है, एक होती है बड़ी इलायची।
जो छोटी इलायची है इसका उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पर होता है। और जबकि बड़ी इलायची है इसका उत्पादन सिक्किम और पश्चिम बंगाल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। देखिए सामान्य तापमान तो जरूरी है लेकिन इसके लिए भारी वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्द्र तापमान नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा। आर्द्र तापमान, सामान्य वर्षा नहीं, सामान्य वर्षा की तो जरूरत है। इसका आंसर है डी, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। देखिए जब गेहूं की फसल बोते हैं तो इसकी फसल के लिए सामान्य वर्षा तथा 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब कम तापमान की आवश्यकता होती है जब बोने के टाइम होते हैं। और जब काटी जाती है फसल तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। तो जब बोते हैं तो इसे ठंडी तापमान की आवश्यकता होती है 15 से 10 डिग्री सेल्सियस, और जब इसको काटा जाता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसे सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है वो खाद्य का संग्रहण करता है, वह कहलाता है कंद, प्रकंद, राजोफोर या घनकंद। तो इसका आंसर है प्रकंद। प्रकंद को बोलते हैं राइजोम इंग्लिश में। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकंद। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होने पर। दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में नहीं, इसके प्रारंभ होने के साथ ही बोई जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ, ऐसा कोई मानसून ही नहीं है, या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उड़द, गेहूं, राई या मक्का? तो जो मक्का है मेज आपका, यह साल भर बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ की, रबी की, वार्षिक या मौसमी? तो इसका आंसर है आपका रबी की, भी रबी की। देखिए वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाती है तो ठंडी का मौसम आ जाता है, ठंडी ऋतु आ जाती है जो कहलाती है शीतकाल। और शीतकाल जब प्रारंभ होता है तो रबी की फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। तो अक्टूबर है आपका, अक्टूबर से प्रारंभ होती है, अक्टूबर और दिसंबर, और मार्च अप्रैल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या गोवा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत में जो कॉफी का सबसे पहले उत्पादन हुआ था वह हुआ था कर्नाटक की वावा बूदान पहाड़ी। जो वावा बूदान की पहाड़ियाँ हैं भारत में कॉफी का सबसे पहला उत्पादन हुआ है। और जो नीलगिरी पहाड़ी है दक्षिण भारत में, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और वह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। और भारत में ही 2 टाइप की कॉफी की खेती की जाती है, एक है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य कौन सा है? दक्षिण ट्रैप, मालाबार ट्रैप, कोरोमंडल ट्रैप या सुंदरबन बेटा? तो इसका सही आंसर है वह है कोरोमंडल, ना होके मालाबार ट्रैप। देखिए मालाबार तट का जो आपका मंगलुरु से लेकर
मंगलुरु से लेके कुमारी अंतरी या कन्याकुमारी, कुमारी का जो तट है, ये वाला तट कन्याकुमारी का, यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन होता है और इसको बोलते हैं हम मालाबार तट। आंसर हो जाएगा भी मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि में एक पैदावार का अर्थ है डॉट को उगाने से, एक ही साथ दो फसल उगाने से, विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से, अन्य फसल के साथ एक फसल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जब हम किसी खेत में एक बारिश में दो फसलें लेते हैं, पहली फसल या दूसरी फसल, तो एक वर्ष में दो फसलें इस टाइप की ली जाती है कि जो पहली फसल होती है यह दूसरी फसल के लिए उर्वरक का काम करती है, तो इसे बोला जाता है युग्म पैदावार। जैसे यहाँ पर आपने चना बो दिया, तो चना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह दूसरी जो आपकी फसल लेंगे उसमें आपको यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। इस तरीके से जो फसल बोई जाती है वह होती है युग्म पैदावार। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर दो फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति से क्या आता है? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। तो इसका आंसर है हरी खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, अधिक फसल उगाना बिल्कुल नहीं है, हरी वनस्पति नहीं है, उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम इसका आंसर है। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति है यह 1966 में स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम, जबकि जो वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति की ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं उनका नाम है विलियम पॉल, अमेरिकन यूएसए के। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वह हैं एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? गन्ने की, चावल की, कपास की या गेहूं की? इसका आंसर है चावल की खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्र होती है जो उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत के अधिकतर भागों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पीली क्रांति का संबंध धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से या चाय के उत्पादन से? तो इसका आंसर है पीली क्रांति का, इसका मतलब है तिलहन के उत्पादन से। इसकी शुरुआत जो प्रोग्राम है येलो रेवोल्यूशन, यह स्टार्ट हुआ था 1966 और जो गोल्डन क्रांति है, गोल्डन रेवोल्यूशन है, उसका संबंध है फलों के उत्पादन या शहद के उत्पादन से, फल या शहद के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? मक्का, चना, प्याज या गेहूं? देखिए, जो नकदी फसल होती है वह फसल होती है जिसमें किसान आय के लिए, अपनी जो आय है, आय के लिए सीधे या सेमी प्रोसेस्ड करके उसे बाजार में बेच देता है, वह होती है नकदी फसल। अब नकदी फसलों में आता है गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय या और साथ ही कॉफी।
गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय और कॉफी। वो ऐसी फसल जिसमें किसान डायरेक्ट या उनमें कुछ प्रोसेस्ड करके सीधे बाजार में बेच देता है पैसों के लिए, अतिरिक्त आय के लिए, उसे बोला जाता है नकदी फसल। तो इसका निम्नलिखित नकदी फसल माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मक्का। नेक्स्ट देखेंगे, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु, गंगा, गेहूं की, धान की, मसूर की या चना की। तो इसका आंसर है यह गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काटो और जलाओ, सिलस एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए, जब जनजातियां एक जंगल के एरिया को, यहाँ पे जंगल खड़ा होता है, इस एरिया को साफ करती है, साफ करके इसको जला देती है, तो यह जो फसल होता है, यहाँ पे जो एरिया होता है यह उपजाऊ हो जाता है और 3 से 4 साल उस पर फसल ली जाती है और फिर उसके बाद यह क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाता है। तो इस एरिया को यह खाली छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं और वहाँ पे भी यह प्रक्रिया दौड़ाते हैं कि पहले पेड़ों को काटते हैं और आप उनको जलाकर और फिर वहाँ पे खेती लेने लगते हैं और इस एरिया को खाली छोड़ देते हैं। तो इसे बोलते हैं सिलस एंड बर्न एग्रीकल्चर और इसमें स्थान का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्थानांतरण खेती। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है और इसे झूम खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। चाय, कहवा, रबड़ या गन्ना। सबसे पहले हमें समझना है कि रोपड़ क्या होती है। रोपड़ का मतलब है बागती, बागानी, यह इसी के नाम है। रोपड़ में क्या होता है कि जब बड़े बड़े बागान के रूप में कृषि की जाती है, बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, उसके रूप में कृषि की जाती है, जिसमें वृक्षों को, जो वृक्ष हैं हमारे, वृक्षों को एक बार लगाने पर लगातार 4 से 5 वर्षों तक फसल ली जाती है, तो उसे बोला जाता है रोपण फसल। तो इस फसल की कौन सी नहीं है, चाय, कहवा, रबड़ या गन्ना। तो जो हमारी गन्ना है यह रोपड़ फसल नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। नेक्स्ट है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा है 70% से अधिक, 60 से 70, 50 से 60 या 50 से कम। तो जो हमारे यहाँ खाद्यान्न है वह 70% से अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 70% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या धान की। तो IR-20 और रत्ना जो है, IR-20 और रत्ना यह धान की किस्म है। किसकी? धान की किस्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत गोल्ड या व्हाइट गोल्ड या स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर है सी, कपास। यह काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वह कहाँ है? महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 87 में, 84 में या 2002 में? तो इसका आंसर है 1860 के, जो 1860 का आपका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, पंजीकरण अधिनियम है, उसके
1900 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो 1860 का है, 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी की राष्ट्रीय बागवानी परिषद, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तब हुई 1984। उत्पादन होता है या पहाड़ी ढाल पर। देखिए चाय का उत्पादन है, उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं वह है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, इसके साथ साथ 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके साथ ही पहाड़ी ढलान वाली भूमि, क्योंकि यह जहाँ जलमग्न होता है, जलमग्न वहां पे इसकी खेती नहीं की जाती। जहाँ जल निकास की बेहतर सुविधा होती है, युक्त वहां पर चाय की खेती अच्छे से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पर्वत पर। देखिए भारत में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां, दार्जिलिंग पहाड़ियां, वहां पे सबसे पहले इंडिया में चाय का पौधा लगाया गया था। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम। तो दलहन की जो फसलें होती हैं, दलहनी फसलें, उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। यह एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन इसके लिए जो आवश्यक तत्व है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक तत्व है, उसका नाम है कोबाल्ट। तो कौन सा तत्व आवश्यक है? बी, कोबाल्ट। यह कोबाल्ट के द्वारा विटामिन B12 करता है। रबड़ की फसल के संदर्भ में यह भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए यह एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह अमेजन बेसिन में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में उगता था। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा बिल्कुल नहीं। जब भूमध्य सागरीय वर्षा है वाली किसी है तो इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखीय फसल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आ जाएगी।